नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूजा श्रेष्ठ प्रजापति का पौधा लगाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों और संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल धाराओं को पुनर्जीवन की दिशा में राज्य के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया गया है। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। वहीं राजधानी में हरेला पर्व का शुभारंभ हो गया है। सीएम ने पौधारोपण कर हरेला पर्व का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। उत्तराखंड वन विभाग ने आयोजित किया कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। उनियाल गामा जी, प्रमुख सचिव वन श्री आर के सुधांशु जी, प्रमुख वन संरक्षक विभागाध्यक्ष श्री अनूप मलिक जी, वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षण श्री धनंजय मोहन जी, श्री विजय कुमार जी, श्री समीर सिन्हा जी, एमडी वन विकास निगम श्री राव साहब एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वन विभाग के अधिकारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद सुयाल जी एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और आज जिनकी सबसे अधिक उपस्थिति है, ऐसे मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं हैं। प्रिय मेरे विद्यार्थियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर जो हमारा उत्तराखंड का संपूर्ण परिवार है, उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि हम सब लोग आज के पर्व पर भगवान महादेव का एक तरह से उनको प्रसन्न करने का, उनसे वरदान पाने का ये पर्व हम सब लोगों के लिए जीवन में नित नई नई ऊंचाइयों को हम सबको देता रहे, ऊंचाइयां प्रदान करते रहे। भाइयों बहनों, सुख समृद्धि शांति और पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का ये प्रतीक है। आज के दिन जहां हम सब लोग वृक्ष पौधों का रोपण करते हैं और अलग अलग तरीके से हम पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प भी लेते हैं। ये पर्व हमारा सामाजिक सद्भाव का पर्व भी है और जिसके बारे में शुरू में हमारे हॉप श्री अनूप मलिक जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज जिस प्रकार से भगवान सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसके बारे में शानदार तरीके से बताया। तो ये ऋतु परिवर्तन का भी सूचक है। यह दिवस प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व को स्मरण और प्रकृति संरक्षण के हमारे जो संकल्प हैं, हमारा जो प्रण है, उसको दोहराने का भी दिवस है। भाइयों बहनों, ये प्रदेश हमारा कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से अति समृद्ध है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी नज़र जाती है, जहाँ ये 71%
कितना साहब 71% ही है ना, कभी हम 72 भी बोलते हैं, 71, 72, 73 यह बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने, भारत सरकार ने ऐसे ऐसे हमारे लिए वो बना रखे हैं कि हमको हमेशा दुगना जो है उनको कंपनसेशन के रूप में देना पड़ता है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम लोगों ने बड़ा अनुरोध किया है कि आने वाले सालों में हमको इस पर जो है थोड़ा रिबेट कर दिया जाए, हमको छोड़ दिया जाए। अगर छोड़ दिया जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो हम आज 71% कह रहे हैं और कुछ सालों बाद हम कहेंगे 75%। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो 71% वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, और सबसे बड़ी बात है प्रकृति के पूरे संरक्षण से, पूरा प्रकृति का जो एक सुंदर स्वरूप केवल हमारे लिए नहीं, संपूर्ण विश्व को और समस्त प्रकृति को जो देने का काम करता है। और हमारे यहाँ अगर हम एक बार नज़र उठाकर देखें तो जहाँ तक नज़र जाती है प्रकृति की जो है अनुपम एक छटा नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि ये छटा जो हमारे उत्तराखंड के अंदर दिखाई देती है, वो कहीं शायद दूसरा कोई स्थान होगा जहाँ इस प्रकार की छटा दिखाई देती हो। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी भागों से लोग आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से शुद्ध वातावरण और सच कहूँ तो स्वयं की खोज करने के लिए आते हैं, स्वयं को प्राप्त करने के लिए आते हैं। हमारे महान ऋषियों और मुनियों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का बहुत भली भांति इसके महत्व को जानते थे, इसीलिए ये हमारे त्यौहार बनाए गए। और हरेला भी उनमें से एक ऐसा पर्व है जो हमारी प्रकृति से निकटता और अधिक हमको जोड़ने का काम करता है, प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। हमारे और प्रकृति के बीच जो संबंध है उन संबंधों को और प्राणवान बनाने का काम करता है। इस दिन हम धरती माता को नमन करते हैं और पौधों को रोपण करते हैं और इनके संवर्धन संरक्षण का प्रण भी लेते हैं। जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने कहा, सुबोध भाई ने, कि एक तरफ हम आज 8 लाख वृक्ष 8 लाख पौधे रोपित कर रहे हैं। हमको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि एक एक पौधा हम जो है जिसको लगाएंगे, जिसको हम रोपित करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे। और ये संकल्प हमको आज यहाँ से लेकर जाना होगा, अन्यथा ये त्यौहार हमारा, ये पर्व केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक ही सीमित हो जाएगा। एक मैं कहूँ कि एक समारोह जैसा औपचारिक रूप से होकर रह जाएगा। इसीलिए इसको रोकते समय इसके संवर्धन का हमको प्रण लेते हुए, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है। हरेला पर्व के अवसर पर अल्मोड़ा में वन विभाग ने बृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है और इसी दौरान विधायक मनोज तिवारी और जिलाधिकारी विनीत तोमर ने पौधा लगाया। 1 महीने तक चलने वाले वन महोत्सव में जिले में 3,50,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। ये हरेला पर्व हमारा हरियाली का प्रतीक है और हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस वर्षा ऋतु के आगमन पर और हरेला पर्व पे हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वृक्षा का रोपण करना चाहिए और उसके साथ साथ जो वृक्षा का रोपण होना चाहिए, या तो हमारे जो चौड़ी पत्ती के वृक्ष हैं, चाहे बांज हो, चाहे उतीस हो, चाहे महेल हो, चाहे इनका, और दूसरी ओर जो हमारे जहाँ पर बसासत है वहाँ पर फलदार पौधों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि हम हरियाली का भी संदेश दें, पर्यावरण भी संरक्षित रखें और शुद्ध हवा हमारे लोग को मिले। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आज की जो चुनौती है कि जो जल का संचय कैसे हो, तो वृक्षारोपण से कहीं ना कहीं जल का संचय भी हो। देश के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए राजधानी देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने 15वें सम्मेलन में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस बैठक में सभी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा बजट खर्च करने का आग्रह किया है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर डॉक्टर
मनसुख मंडाविया ने कहा कि चिंतन शिविर में आए सभी राज्यों के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है और सभी राज्यों को भी प्रत्येक महीने स्वास्थ्य सेवा चिंतन शिविर आयोजित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बैठक काफी सकारात्मक रही। वहीं बैठक के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान कार्ड को बढ़ावा देने के लिए अब प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। मैंने आपको 6 प्रेजेंटेशन के रूप में विषय रखा है। ये सब प्राथमिकता सारे राज्य की कॉमन है। फॉर एग्जांपल, आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो, उसमें सुदृढ़ीकरण आए, उसमें रिफॉर्म करने की कोई आवश्यकता है तो उसके ऊपर सुझाव आए। कई डिसीज़ बर्डन ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कालाजार तो कई राज्य में होता है, कई राज्य में नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया कई राज्य में होता है, कई राज्य में बहुत कम होता है। तो जहाँ ज़्यादा होता है ये राज्य की प्रायोरिटी बन जाती है। कई विषय ऐसा होता है जो सभी राज्यों को लागू होता है, तो यहाँ सभी राज्यों को लागू होने वाले विषय पर भी परामर्श हुआ और कई राज्यों की ही समस्या है ऐसा विषय पर भी परामर्श हुआ। जो मैंने आपको इस बार बड़ी बात ये थी कि हर राज्य के स्वास्थ्य सचिव भी आए थे, एनएचएम के एमडी भी आए थे, डायरेक्टर भी आए थे और मंत्री भी आए थे। और उत्तराखंड राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने हमको ये अवसर दिया है और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और आप लोगों की तरफ से सभी जितने प्रतिनिधि आए बहुत खुश होके वो गए हैं। कुछ लोग कल जाने वाले हैं और अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी राज्यों को कहा है कि 2-2 दिन का चिंतन शिविर राज्यों को भी करना चाहिए। हम अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में अपने प्रदेश का भी चिंतन शिविर करने जा रहे हैं। इस बार बड़ी उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी छपवाने का फैसला लिया है। यानी अब इन विद्यालयों में छात्र अपनी एक ही किताब का दोनों भाषाओं में अध्ययन कर सकेंगे। इससे न केवल अपने हिसाब से छात्र किसी भी भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे, बल्कि एक ही पुस्तक में अनुवाद के जरिए अंग्रेजी का भी ज्ञान उन्हें हो सकेगा। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रदर्शन सुधारने के लिए भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है। पहले छात्रों के इंग्लिश विषय को अधिक से अधिक आसान बनाने की योजना तैयार की गई है। साथ ही पिछले साल की गई गलतियों को भी सुधारा जा रहा है। देखिए, कई बार अलग अलग माध्यमों से ये बात आती है कि हिंदी में पढ़ाई की जाए या इंग्लिश में पढ़ाई की जाए। वर्तमान समय में देखें तो इंग्लिश भी बच्चों को आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। तो दोनों में एक हम लोगों ने एक प्रयास किया है और उस पर विचार चल रहा है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम लोग द्विभाषी यानी उसको बाइलिंगुअल कर दें। उसमें एक चैप्टर एक पृष्ठ पर हम लोग इंग्लिश में रखेंगे और एक पृष्ठ पर हिंदी में रखेंगे, ताकि बच्चे को बहुत आसानी से इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आ जाए। अटल का रिजल्ट खराब हुआ था हमारा, उसको दोबारा जब कंपार्टमेंट होना था तो ये निर्णय लिया था हम लोगों ने गर्मी में बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको पढ़ाया भी है। जब कंपार्टमेंट देंगे बच्चे तो निश्चित रूप से रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। इसके अलावा जो पिछली बार कुछ त्रुटियां इस तरह से हो गई थी कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे थे उनसे इंग्लिश का ऑप्शन ले लिया था। इस तरह की भी मानवीय त्रुटियां हुई थी जिसको हम लोगों ने इस बार ठीक किया है और आगे ये ठीक हो इसकी तैयारी हम पहले से ही करें। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समाप्त हो गया है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले मेले में 4 करोड़ 7 लाख से अधिक शिव भक्त कांवड़िए कांवड़ लेने पहुंचे। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख कांवड़िए इस बार ज्यादा पहुंचे हैं। मेला नियंत्रण भवन में डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांवड़ मेले की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई है। हालांकि सभी अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने समन्वय बनाकर बेहतर काम किया है। वहीं एसएसपी के मुताबिक इस बार मेले में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं, जबकि रेस्क्यू का कई लोगों की जान बचाई है। वहीं बिना
साइलेंस वाली मोटरसाइकिल पर भी इस बार प्रतीकात्मक रूप से कार्रवाई की गई है, ताकि आने वाले सालों में बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल आने का चलन बंद हो सके। उसका पूरा श्रेय हमारे पूरी टीम को है, पुलिस को है, प्रशासन को है, और जितने लोगों ने, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मनोयोग के साथ काम किया है, उन सबको है। और मीडिया बंधु का भी है। आप लोगों ने समय समय पे जब भी कोई विशेष घटनाएं घटती थी तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जानकारी दी, तो पुलिस ने और प्रशासन ने तत्काल उस रूप में काम किया। और जो आपदा आई है उसमें भी बिना टीम के हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे, और राहत का कार्य अभी भी हमारा चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि हमारा ये पहला एक अनुभव रहा है कांवड़ मेले को स्टॉल्स लगाए थे, चाहे पुलिस ने किए हो चाहे प्रशासन ने किया, सुविधा अनुसार सबने इसमें किया। चाहे सेल्फी पॉइंट बना के एक यादगार के रूप में वो डेवलप किया गया हो, चाहे इस बार QR कोड के माध्यम से पैम्पलेट वितरित किए हों। साथ ही साथ इस बार एक मैसेज के रूप में 121 वाहनों को सीज़ किया गया था, और साथ ही साथ 1000 के ऊपर वाहनों का चालान किया गया। चूँकि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई इतने ज़्यादा वाहनों पर नहीं हो सकती, तो एक मैसेज के रूप में शुरू किया गया था, और अगली बार से इसको और बढ़ाकर और अन्य प्रांतों में इसका मैसेज जाए और आने वाले सालों में धीरे धीरे इस पर रोक लगे, इसको देखते हुए इस बार भी ये कार्रवाई शुरू की गई थी। क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा अभी हमारी समापन की ओर है और फिर सोमवती का भी शुरू होने वाला है, तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की अभी फिर से अभी टेस्ट है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा बॉर्डर पर बिहार से आए कांवड़ियों की बस का चालान होने पर नाराज कांवड़ियों ने रुद्रपुर किच्छा रोड पर जमकर हंगामा भी किया। शनिवार को संभागीय परिवर्तन दल ने पुलभट्टा बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया, और इसी दौरान टीम द्वारा बिहार से आई बस का टैक्स और परमिट न होने पर यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर 20,000 रुपए का चालान कर दिया गया। बस का चालान होने से नाराज कांवड़ियों ने किच्छा रुद्रपुर रोड पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कांवड़ियों ने सड़क जाम करने का भी प्रयास किया, जिसकी सूचना पाकर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा मौके पर पहुंचे। विधायक ने तत्काल श्रद्धालुओं की बस पर हुए 20,000 के चालान की क्षतिपूर्ति कार्रवाई, जिसके बाद कांवड़ियों को बामुश्किल शांत कराया गया। इसके बाद कांवड़ियों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं अधिकारियों से कोई गलती हुई थी, उसका समाधान कर दिया। ये सिवान बिहार से हमारे भोले चले हुए हैं, बहुत लंबी यात्रा पे चले हुए हैं, देशाटन पे चले हुए हैं। ये यूपी से निकलते निकलते कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ उत्तराखंड की सीमा आ जाती है। हम लोगों को कई बार पता नहीं लगता कि कहाँ उत्तराखंड की है, कहाँ उत्तर प्रदेश की है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा निश्चित रूप से सुबह से इनके साथ अन्याय किया गया, कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन उस गलती का समाधान करते हुए उन अधिकारियों को तुरंत चेतावनी दे दी गई है कि इन भोलों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ये देवभूमि है, पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद निर्देश दे रखे, और वह पुष्कर सिंह धामी इन भोलों के 3 दिन पहले खुद चरण पखार के आ रहे हैं, चरण धो के आ रहे हैं। तो इससे हमारी उत्तराखंड सरकार की बाढ़ के कारण रेलवे लाइन में आई गड़बड़ियों के कारण ट्रेनें लेट हो रही हैं। इसके साथ ही कई ट्रेनें कैंसिल भी हुई हैं, जिसको देखते हुए हालातों का जायजा लेने के लिए मुरादाबाद रेलवे मंडल के DRM लक्सर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइन और क्वार्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के मकानों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में आई बाढ़ का रेल यातायात पर भी गहरा असर पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर हुए जल भराव के कारण कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई। DRM मुरादाबाद अजय नंदन लक्सर पहुंचे और उन्होंने लक्सर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण खराब हुए रेलवे के मकानों की मरम्मत के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का फंड भी जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सोलानी नदी में आए उफान के कारण एक बांध टूट गया है, और उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए रेलवे के मकानों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ का फंड भी जारी कर दिया गया है। सोलानी नदी जो है वो दौसनी के बगल से जो पार करती है, उसके पानी को सही दिशा देने के लिए कई सारे बंद वहां पे पुल के पास बने हुए थे। और उस दिन जब पानी बढ़ा है, 1947 का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे भी ज्यादा पानी आ गया था, और उसमें पुराना हो सकता है कोई डैमेज रहा हो या किसी ने काटा हो, ये भी हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद वो डैम जो है टूटने से पानी आया है। अब उस जो तटबंध जो बना हुआ था उसको रिपेयर करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्लस हम लोग के अपने जो रिसोर्सेज हैं उससे काम चल रहा है, काम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अब पानी कम हुआ है तो अब ये काम हो पाएगा वहां पे, और उसको करके इसको ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आगे कभी इस तरह का खतरा ना आए।
लक्सर क्षेत्र में बाढ़ के कहर के बाद प्रभावित बाजार क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं, जिन तक भोजन और दवाइयां पहुंचाने का काम एनडीआरएफ लगातार कर रही है। इसके अलावा खाना और बीमार नागरिकों तक दवाइयों की उपलब्धता सहित रेस्क्यू अभियान को भी अंजाम दिया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका परिषद भी पके हुए खाने के पैकेट और बच्चों का दूध स्थानीय नागरिकों को एनडीआरएफ की मदद से पहुंचा रही है। बाढ़ के कारण लक्सर क्षेत्र में आई आपदा के बाद नगर पालिका परिषद ने प्रभावितों को खाना उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया। नगर स्थित हरि कृष्णा मंदिर परिसर में संयुक्त रसोई संचालित कर अब युद्ध स्तर पर बाढ़ के कारण घरों में कैद लोगों तक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां खुद लक्सर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग और अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा अपने अन्य विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लक्सर में कोई व्यापारी या कोई जो घर बारी है बेचारा, मोहल्ले पड़ोस में भी किसी का सामान का नुकसान हुआ है तो बाजार में बिजनेसमैन का बड़ा भारी नुकसान है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान हो, जनरल मर्चेंट की दुकान हो, क्योंकि आज तक बाजार में इतना पानी नहीं आया जो कि जितना पानी समझने से भी ज़्यादा आया है। और इसीलिए घरों का भी नुकसान इसलिए ज़्यादा हुआ है कि उन्होंने सोचा था भाई जितना पानी पहले आता था उतना ही उन्होंने सामान ऊपर किया। जेके टायर और जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से राहत शिविर राधा कृष्ण मंदिर में हमारे द्वारा स्थापित है। यहीं पर हमारी प्रशासन की नगर पालिका की रसोई भी संचालित है, जहां पर लगभग प्रतिदिन 1100 से 1200 पैकेट सुबह शाम अलग अलग नगर पालिका की टीम बनाकर 12 लोग, प्रत्येक वार्ड में 2 व्यक्ति इस कार्य को संपादित कर रहे हैं वितरण करने का। तो जैसे जैसे मांग आ रही है खाद्य पूर्ति जो है यथासंभव यथा प्रयास के साथ पूर्ति की जा रही है। जितनी चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।